क्लास 12 केमिस्ट्री में सिलेबस आपका रिवाइज हो चुका है। 30% आपका जो है सिलेबस जो है वो आपका रिडक्ट कर दिया गया है। तो आप अब जब आप नए चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपको सॉलिड स्टेट आपका केमिस्ट्री पार्ट 1 में पहला चैप्टर आपको मिलता है। और अब जब सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ना है तो वो आपको ये पता है कि मैटर स्टेजेस जो आपके होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस। 9th क्लास में भी आपने इसके बारे में डिटेल स्टडी पढ़ी थी और 11th में भी आपने इसके बारे में पढ़ा था, मैटर के बारे में। तो मैटर आपको अभी तक बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो इनके बारे में डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पे सॉलिड स्टेज ऑफ मैटर को लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब सॉलिड स्टेज ऑफ मैटर अभी आज हम बेसिक देखते हैं, कल हम इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो आपको ये पता है कि उनके बीच में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, अरेंज होते हैं, वो एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? आपके अणु, परमाणु, आयन, जो कुछ भी होते हैं वो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहलाते हैं, ठीक है। अव्ययी कण जिनको आप हिंदी में बोलते हो वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं और वो एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है, ठीक। फिर सॉलिड की और क्या क्या विशेषता हो सकती है? ये नॉन कंप्रेसिबल होती है, यानी अगर आप किसी पत्थर को अगर आप तोड़ना चाहो, मतलब दबाना चाहोगे तो क्या वो दबता है? तो नहीं दबता। तो कंप्रेस नहीं कर सकते आप इसको, तो आपने कहा कि ये नॉन कंप्रेसिबल होता है, ठीक है। और लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस, अभी तक आपको ये इसकी स्पेशलाइजेशन पता है कि आप जब सॉलिड के बीच में अरेंजमेंट देखते हो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, तो उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। आप जब सॉलिड और गैसेस के बारे में पढ़ रहे थे तब भी आपको ये बताया गया था कि इंटरमोलिकुलर स्पेसेस की जो क्षमता है वो किस तरह से घटती है और बढ़ती है, ठीक है। और क्या क्या विशेषता हो सकती है? ये शोइंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़, जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ जो अवेलेबल होती है वो सॉलिड के अंदर होती है लिक्विड और गैसेस की कंपैरिजन में, ठीक। उसके बाद गुड कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर टाइप्स किसी भी तरीके के हो सकते हैं। गुड कंडक्टर भी हो सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, सेमी कंडक्टर्स भी होते हैं और ये इंसुलेटर भी हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हाई मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। इनके बीच में जो बॉन्डिंग्स होती हैं, अब क्लास 12th में आपको बॉन्डिंग्स के बारे में भी पढ़ना है, तो आपको ये पता है कि किस किस तरह के आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन बॉन्डिंग्स होती हैं, बहुत सारे तरीके की बॉन्डिंग्स होती हैं जो हम पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि उनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट भी हो सकता है और भी बहुत सारी तरीके से बॉन्डिंग्स हो सकती हैं। वो सारी बॉन्डिंग्स हाई बॉन्डिंग्स कहलाती हैं, ठीक है। उसी तरह फिर जब हम पढ़ते हैं कि ये लेस रिएक्टिव विद हीट होता है, ठीक है। लेस रिएक्टिव विद हीट यानी जब ताप होता है जो, उस ताप के साथ ये थोड़ा सा कम प्रतिक्रिया दिखाते हैं। तो आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि पदार्थ का जो गलनांक ज़्यादा होगा अगर कमरे के टेम्परेचर से तो वो सॉलिड होंगे, ठीक। जैसे प्लास्टिक को अगर आप कमरे के टेम्परेचर पर रख देंगे तो क्या वो हीट के साथ रिएक्शन करता है? क्या वो गलने लगता है? नहीं होता है। तो जब गलनांक कमरे के टेम्परेचर से ज़्यादा, यानी अगर आपको प्लास्टिक को अगर गलाना है यानी एक मेल्ट करवाना है तो आप क्या करते हैं? उसके लिए आपको कमरे के टेम्परेचर से ज़्यादा उसे हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, यानी ये एक नॉर्मल टेम्परेचर के साथ लेस रिएक्टिव होती है। जब आप इसकी हीट आप बढ़ाते जाते हो तो ये जब अपने गलनांक से ज़्यादा टेम्परेचर आपको कंटेन करेंगे और उसके बाद ये वापस अपना फॉर्म चेंज कर लेंगे। तो आप कह सकते हैं कि ये लेस रिएक्टिव होते हैं हीट के साथ। और इसको आप दूसरी तरीके से भी याद रखते हैं कि पदार्थ का गलनांक जो कम होगा रूम के टेम्परेचर से, यानी लेस देन रूम टेम्परेचर, वो आपका लिक्विड फॉर्म होगा। आप पानी को अगर आप टेम्परेचर पे एक बॉयल करते हैं तो आप देखते हैं कि पानी जल्दी से गर्म हो जाता है, जल्दी से बॉयल हो जाता है। लेकिन उसी तरह से अगर आप बर्फ़ को यानी आइस को अगर आप जब गर्म करना चाहेंगे यानी उसे बॉयल करना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। यानी अगर इसमें अगर आपको आधा घंटा लगे लिक्विड वाले में तो आपको जाहिर सी बात है प्लास्टिक या आपको आइस में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया कि गलनांक के बेसिस पे भी हम ये याद रख सकते हैं कि पदार्थ का गलनांक मोर देन रूम टेम्परेचर नोन एज सॉलिड और पदार्थ का गलनांक लेस देन इज नोन एज आपका जो है वो लिक्विड हो गया, ठीक। डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, आप सॉलिड के बारे में अगर आप बात करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका एक डेफिनेट शेप होता है। यानी अगर आपने प्लास्टिक को अगर आप एक बकेट के रूप में बनाया है तो वो एक बकेट के रूप में ही रहेगा, चाहे आप उसको रूम के अंदर रखें, चाहे आप उसको घर के बाहर रख दें या फिर किसी और बकेट के अंदर रख दें, उसका कभी शेप जो होगा वो कभी चेंज नहीं होगा। और अगर वो 500 ग्राम की आपकी बकेट है तो 500 ग्राम की ही रहेगी, चाहे आप उसको किसी भी तरीके से चेंज कर लें, ठीक। तो तोड़ भी दीजिएगा तो भी वो 500 ग्राम की ही रहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब उसका वॉल्यूम जो होता है वो चेंज नहीं होता, ठीक है।
अब तक इतने पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ये मैटर ऑफ स्टेट यानी सॉलिड के बारे में हम बात कर रहे थे, उसके स्पेशलाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरह की स्पेशलिटी होती है। इसके बाद जब टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में कल हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि आपको दो तरीके के टाइप्स ऑफ सॉलिड्स होते हैं, यानी 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं और एमॉर्फस। यानी आप सिंपल भाषा में इसको कह सकते हैं कि एक क्रिस्टली पदार्थ होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो अक्रिस्टली होते हैं। ठीक है, तो कल हम इनके बारे में डिटेल स्टडी पढ़ेंगे। तब तक एक बार अपना सिलेबस आप रिवाइज कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि चैप्टर क्या क्या है। ठीक है।